हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके आरबीआई असिस्टेंट 2017 के एग्जाम में, प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये रीजनिंग के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 है। 2 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे, तो पार्ट 2 आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो इन सब के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। कॉपी पेन उठाइए और साथ के साथ आपको भी इन क्वेश्चंस को बनाना है। अब ये एक अरेंजमेंट का, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है हमारे पास। पी क्यू आर एस टी वी एक्स एंड वाई आर सीटेड इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। सॉरी, टोटल 8 पर्सन्स हैं जो नॉर्थ को फेस करते हुए किसी भी रो के अंदर बैठे हुए हैं। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाएं तो हमेशा 2 केस लेकर के चलें। ये केस 1 है हमारा जिसमें 8 पर्सन होंगे, और ये केस 2 है हमारा जिसमें 8 पर्सन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 केस हमने ले लिए यहाँ पे, ठीक है भाई। अब देखो कैसी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। P सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ V। जो P है वो 4 टू द लेफ्ट ऑफ V है, तो दैट मीन्स P और V के बीच में 3 पर्सन होंगे, और ये एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है इसलिए हमने इसको टिक कर लिया, ठीक है। V सिट्स आइदर 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन और 4th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। जो V है या तो 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड है या फिर 4th फ्रॉम द राइट एंड है। तो V को अगर मैं लेफ्ट हैंड से 6th लूँ तो 1 2 3 4 5, तो V की पोजीशन ये होगी। अगर राइट हैंड से 4th लूँ तो V की पोजीशन ये होगी। और V के लेफ्ट में 4th पे कौन था? P था। तो 1 2 3 4, तो P की पोजीशन केस नंबर 1 में ये होगी। अगर केस 2 की बात करें तो P की पोजीशन यहाँ पे होगी। क्लियर है भाई। आगे देखो, सी एस सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर। जो एस है वो आर के राइट में सेकंड है, तो आर और एस के बीच में 1 पर्सन होगा, और इसको भी हमने टिक कर लिया। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी। जो आर और वी है वो इमीडिएट नेबर नहीं है भाई। टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, बट नाइदर टी नॉर क्यू सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। टी और क्यू दोनों एक दूसरे के नेबर है, पर दोनों में से कोई भी एंड पर नहीं है, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एक्स। टी और एक्स के बीच में 1 पर्सन है। एक्स डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। जो एक्स है वो नॉट ऑन द एंड है, ठीक है भाई। देखो अब एक चीज तो क्लियर है कि टी क्यू और एक्स में से कोई भी एंड पे नहीं है, तो टी क्यू और एक्स में से कोई भी आपका यहाँ पे नहीं होगा। ना टी क्यू और एक्स में से कोई भी आपका यहाँ पे हो सकता है, ना ही टी क्यू और एक्स में से आपका कोई भी यहाँ पे है, और ना ही टी क्यू और एक्स में से कोई भी आपका यहाँ पे है भाई। क्लियर है। उसके अलावा क्या बोला था उसने कि आर और वी नेबर नहीं है, तो आर की पोजीशन ये नहीं हो सकती, आर की पोजीशन ये नहीं हो सकती, तो आर की पोजीशन ये भी नहीं हो सकती, और आर की पोजीशन ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। इतनी क्लियर है। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग ले चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है कि आर और एस के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है भाई, और जो एस है वो आर के राइट में सेकंड है, ये बोला गया था, ठीक है। अब देखो आर की पोजीशन यहाँ नहीं हो सकती, लेकिन अगर मैं और आर के राइट में सेकंड एस है तो आर आपका यहाँ तो आ ही नहीं सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। तो एक पॉसिबिलिटी है कि आर आपका यहाँ पे आए, लेकिन आर आपका यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि एस इसके राइट में सेकंड है, एस यहाँ पे आएगा तो ऑलरेडी वी है, तो यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो आर की पोजीशन ये हो सकती है, तो एस आपका यहाँ पे आ सकता है क्योंकि एस जो है वो आर के राइट में सेकंड है। एक पोजीशन आपकी आर की ये भी हो सकती है इस केस के अंदर, तो एक केस और बना लेते हैं। यहां से हमने एक केस और बना लिया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर आर की पोजीशन ये है, ये आपका पी है, तो एस की पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक है। और वी आपका यहाँ पे था, ठीक है। और बाकी सब कंडीशंस वैसे ही रहेगी कि वी का नेबर नहीं है आर, और टी क्यू और एक्स कॉर्नर्स पे नहीं है। ये केस 1 ए ले लिया हमने, ये केस 1 ए है, ठीक है। अब केस 2 की बात करें। अब केस 2 में भी देखो आर की पोजीशन, आर और एस की पोजीशन कहाँ हो सकती है, तो आर की पोजीशन यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती। तो आर की पोजीशन अगर यहाँ लूंगा, अगर यहाँ पे आर है तो एस यहाँ पे आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकती। तो आर की पोजीशन एक ही हो सकती है, आर यहाँ पे होगा और एस आपका यहाँ पे होगा। क्लियर है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी आपकी। अब वो कह रहा है कि टी और एक्स के बीच में 1 पर्सन है और एक्स और टी दोनों ही एंड पे नहीं है,
ठीक है। तो अगर x और t दोनों ही एंड पे नहीं है और t और x के बीच में 1% है तो हमारे पास क्या होना चाहिए फिर? अब यहां तो नहीं आ सकते देखो ये पोजीशन तो अगर केस नंबर 2 की बात करूं तो t और x की ये पोजीशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फिर x को कहां लोगे? दोनों के बीच में 1% है। और अगर मैं यहां पे लेता हूं ये दोनों पोजीशन t और x की लूं तो फिर t और x में से एक कॉर्नर पे जाएगा और दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं है। तो ये केस आपका एलिमिनेट हो गया भाई। अब केस 1 और 2 बच गए। अगर केस 1 की बात करूं तो केस 1 में भी आपका जो केस 1 है ये वाला, इस केस 1 में भी आपको t या x में से आप यहां पे नहीं ले सकते क्योंकि t या x एंड पे नहीं है, और t और x आप यहां पे भी नहीं ले सकते, एंड पे नहीं है। तो बाकी फिर ये दोनों पोजीशन t और x के लिए नहीं बच सकती क्योंकि बीच में 1% और यहाँ पे 2% आ रहे हैं, तो ये केस भी आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है। बट यहां पे हो सकता है कि t और x जो है वो दोनों के बीच में 1% है भाई। ठीक है, t और x के बीच में यहाँ पे 1% है, तो और जो x है वो t के ओनली 1% बिटवीन x और t, और t और q नॉट ऑन द एंड, और t और q नेबर है। ठीक है, ये भी बोला गया है कि t और q नेबर है और q एंड पे नहीं है। तो दैट मीन्स आपका जो t है, t आपका q एंड पे नहीं है तो t आपका यहाँ पे हो जाएगा और x आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पता चल गया सभी को? क्योंकि t और x नेबर भी है। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ये केस हमने हटा ही दिया ऊपर से। ठीक है, ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो अब हमारे पास यही एक बचता है, तो इसको भी हम इंफॉर्मेशन को हटा देते हैं ताकि ज़्यादा होच पोच ना हो चीज़ें। ठीक है, ये बच गया हमारे पास भाई। अब उसने बोला है कि t और x के बीच में 1% है, लेकिन t और q जो है वो नेबर हैं लेकिन एंड पे नहीं है। तो अगर मैं t को यहाँ पे ले लूंगा तो q आपका यहाँ पे आएगा और q एंड पे नहीं है तो गलत हो जाएगा, इसलिए q आपका यहाँ पे आएगा और t और x के बीच में 1% बच गया। तो 1% हमारे पास कौन बच गया? y। तो y की पोजिशन ये हो जाएगी। ठीक है, तो r p s q t v x y ये आपकी फाइनल पोजिशन बन गई भाई। ठीक है, चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सीटेड एट द टू एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो एंड पे कौन कौन है भाई? एक y है और एक r है। तो r और y है, तो दैट मीन्स r और y यानी ऑप्शन e इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p। Q की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू P, तो ये P है और ये Q है भाई। तो जो Q की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू P, तो P के राइट में सेकंड है, तो सेकंड टू द राइट यानी कि ऑप्शन C इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन R एंड T। तो R और T के बीच में कितने पर्सन है? ये R है और ये T है, तो R और T के बीच में 3 पर्सन्स आर देयर, तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ P इज रिलेटेड टू Q एंड S इज रिलेटेड टू T इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड V बी रिलेटेड टू द सेम पैटर्न। अगर P इज रिलेटेड टू Q है, जो P है वो Q से रिलेट करता है भाई, तो जो P है वो Q के राइट लेफ्ट में सेकंड है। ठीक है, और S इज रिलेटेड टू T, तो S जो है वो T के लेफ्ट में सेकंड है। ठीक है, S इज रिलेटेड टू T, तो V बी रिलेटेड टू द फॉलोइंग ये हमें बताना है यहाँ से। तो V इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग, तो V जो है वो किससे रिलेट करेगा? Y से, क्योंकि V Y के लेफ्ट में सेकंड है और सारे लेफ्ट में ही सेकंड थे, तो यानी कि ऑप्शन A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु सिट्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड second from the left and the person who sits fifth from the right। second from the left, fifth from the right, तो second from the left और fifth from the right, fifth from the right क्यों? तो दोनों के बीच में कौन है? S। ठीक है भाई, तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन हैज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, यू हैव टू टेक द टू कंक्लूजन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम एट वेरिएंस विद कॉमनली नॉन फैक्ट, और आपको आंसर करना है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है और ये दो कंक्लूजन है, हमें बताना है कि कौन सा फॉलो करेगा कौन सा नहीं। अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन में P से S चेक करेंगे। ठीक है, P ग्रेटर देन इक्वल टू S है, P की तरफ ओपन साइन है तो P से S चेक करेंगे। बट P से जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ ये ब्लॉक का साइन आ गया है यहाँ पे, तो P से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसलिए P फॉलो नहीं करेगा, P ग्रेटर देन इक्वल टू फॉलो नहीं करेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अब N से L चेक करना है, क्योंकि N की तरफ ओपन साइन है ना, तो N से L की तरफ जाओगे तो N से आगे भी बंद रास्ता आ गया भाई, ब्लॉक हो गया, तो N से L भी नहीं जा सकते, तो ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई, फिर से एक स्टेटमेंट है हमारे पास और दो कंक्लूजन है, कंक्लूजन 1 और 2, तो चेक करना है कि
कौन सा फॉलो करेगा। अब फर्स्ट में देखो K से S चेक करना है हमें। अब देखो K से मैं R जा सकता हूँ, R से N जा सकता हूँ और N से S जा सकता हूँ। तो K ग्रेटर देन R ग्रेटर देन इक्वल टू N इज इक्वल टू S। तो जब भी K और S में रिलेशन बनाना है, इन सभी में से कौन सा साइन सेलेक्ट होगा, ग्रेटर वाला, तो यानी फर्स्ट तो फॉलो करेगा। अब O से P चेक करना है। अब O से मैं S जा सकता हूँ, S से N जा सकता हूँ, बट आगे में नहीं जा सकता, ये ब्लॉक हो गया यहाँ से रास्ता, तो इसलिए यहाँ पे ओनली 1 फॉलो करेगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमें चेक करना है C से H। तो C से H अगर आपको चेक करना है तो C से देखो, C से आप Q जा सकते हो भाई, या C से इधर देखो, C से S जा सकते हो, S से M और S से M से H। तो C से इक्वल टू S ग्रेटर देन इक्वल टू M ग्रेटर देन H। तो C और H में कौन सा साइन आएगा, इन तीनों में से कौन सा साइन सेलेक्ट करते हैं, ग्रेटर वाला, तो फर्स्ट फॉलो करेगा। अब Q से M चेक करना है। देखो तो Q से K जा सकते हैं हम, ठीक है, या Q से C जा सकते हैं। Q इज इक्वल टू C है और C इज इक्वल टू S है और S ग्रेटर देन इक्वल टू M है। तो जब Q से M जाना होगा हमें, तो इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल में कौन सा साइन सेलेक्ट होता है, ग्रेटर देन। यही यहाँ पे भी दिया हुआ था, तो ये फॉलो करेगा। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन E होगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो पहला जो कंक्लूजन है, H से K चेक करना है हमें, ठीक है भाई, H से K। अब H जो है ये रहा, तो H से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि H की तरफ बंद साइन है, अगर ओपन होता तभी आगे बढ़ सकते थे, इसलिए ये कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं करेगा। अब M से K चेक करना है। देखो M से मैं H जा सकता हूं, बट H से कहीं नहीं जा सकता क्योंकि K तक जाने के लिए C के रास्ते से होके आना पड़ेगा, बट M से मैं S नहीं जा सकता, तो C कैसे जा सकता हूं, तो ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10। अब पहला कंक्लूजन देखो, हमें Z से M चेक करना है भाई, ठीक है। तो Z से मैं B जा सकता हूं, Z से मैं X जा सकता हूं, M तक जाने के लिए मैं D से आगे नहीं बढ़ सकता, तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं करेगा। सेकंड देखो E से B चेक करना है। तो E से मैं D जा सकता हूं, D से X और Z और B, B लेस देन इक्वल टू Z है, इज इक्वल टू X है, लेस देन D इज इक्वल टू E। तो B और E में कौन सा साइन आएगा, लेस देन, तो ये बिल्कुल फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन B, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11। इफ ईच ऑफ द वोवल इन द वर्ड होनेस्टली, एक वर्ड है हमारे पास होनेस्टली, क्या कह रहा है, इफ ईच ऑफ द वोवल इन द वर्ड होनेस्टली चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो वोवल को नेक्स्ट लेटर से चेंज करो। ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद P आता है, E के बाद F आता है और इसके अंदर कोई भी वोवल नहीं है भाई, ठीक है। एंड कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से चेंज करो। तो H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, तो G7, N से पहले M आता है, S से पहले P Q R आता है, T से पहले S आता है, L से पहले K आता है और Y से पहले X आता है, ठीक है भाई। एंड देन द अल्फाबेट्स ऑफ फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इन सबको, ये G7 होता है, P16 होता है, M13 होता है, F6 होता है, R18 होता है, S19 होता है, K11 होता है और X23 होता है। अब 24 होता है। इन सबको आपको पोजीशन, हाउ मेनी फॉलोइंग अल्फाबेट विल रिमेन अनचेंज फ्रॉम द दैट ऑफ द बिफोर अरेंजिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है कि देखना है कि किसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा F6 आएगा भाई, फिर आएगा 7 वाला G, फिर कौन आएगा 6 7 के बाद 11 पे है K, फिर 13 पे है M और फिर 16 पे है P, फिर R, फिर S और फिर X आपका, ठीक है। तो किसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, X की पोजीशन चेंज नहीं हुई, बाकी सबकी पोजीशन चेंज होगी यहाँ पे। यानी कि जो आंसर होगा वो होगा कि ओनली 1 लेटर ऐसा होगा जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 से 14 डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जिसके आधार पे हमें आंसर करना है। सुलेख ट्रेवल 5 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट ए है
तो सुलेख यहाँ से 5 मीटर ट्रैवल करती है पॉइंट बी पे, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, 5 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, साउथ की तरफ जाती है। देन ही टेक्स द लेफ्ट टर्न एंड ट्रैवल 5 मीटर टू रीच पॉइंट सी, यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया उसने और सी पॉइंट पे पहुंच गई, कितना ट्रैवल करके 5 मीटर, ठीक है। अगेन ही टेक्स द लेफ्ट टर्न एंड ट्रैवल 7 मीटर टू रीच पॉइंट डी, तो यहां से फिर लेफ्ट टर्न लेगी तो नॉर्थ की तरफ जाएगी भाई, तो यहां पे वो पॉइंट डी पे पहुंच जाती है, कितना ट्रैवल करके 7 मीटर ट्रैवल करने के बाद, ठीक है। पॉइंट एल इज 3.5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, तो डी एल जो है वो 3.5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी है। तो अगर ये पॉइंट एल है, ये 3.5 है और ये टोटल 7 था, तो एल और सी भी कितना बच जाएगा 3.5 मीटर, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है पॉइंट एम इज 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एल, जो पॉइंट एम है वो एल के वेस्ट में है भाई। तो अगर ये पॉइंट एम है जो कि 9 मीटर है, तो ये ए पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 5 मीटर है और ये आगे की दूरी 4 मीटर बचेगी, ठीक है, क्योंकि टोटल पूरा कितना है 9 मीटर है, क्योंकि बी और सी अब तो परपेंडिकुलर हो गए ना ये आपस में, ठीक है। नेक्स्ट है भाई पॉइंट एन इज इन द साउथ ऑफ पॉइंट एम, जो एन है वो साउथ में है और सच दैट द पॉइंट सी इज इन द ईस्ट ऑफ पॉइंट एन, पॉइंट सी इज इन द ईस्ट ऑफ, तो यानी कि ये पूरा एक उसमें है भाई, लाइन में है कि एन के ईस्ट में होगा सी और एम के साउथ में है एन, तो दैट मीन्स ये एक उसमें होंगे। तो दैट मीन्स अगर ये एल से सी और ये पॉइंट कोई भी ले लो आप, ये पॉइंट आपने सपोज हमने अपनी तरफ से ले लिया, ओ पॉइंट है ये, तो एल से ओ 5 मीटर है, सी से बी 5 मीटर है और एल से सी 3.5 है, तो ओ से बी भी कितना होगा 3.5 होगा। तो सेम ओ से बी 3.5 है तो एम से एन भी 3.5 हो जाएगा और ओ से एम 4 मीटर है, तो एन से जो बी पॉइंट है ये भी 4 मीटर हो जाएगा भाई। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे हमसे कैसे कैसे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। तो ये जो डायरेक्शन होती है, यानी कि ये डायरेक्शन क्या है, ये आपकी वेस्ट और साउथ के बीच में, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एंड पॉइंट सी। एल और सी के बीच का डिस्टेंस बताना है। ये पॉइंट एल है, ये पॉइंट सी है, तो एल और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है 3.5 मीटर, क्योंकि डी से सी 7 था और डी से एल 3.5 है, तो एल से सी कितना बच गया 3.5। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ पॉइंट एक्स इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एन। एक्स इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट, एक्स इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एन जो है, ये कंडीशन दी है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड एक्स। तो सी और एक्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो ये कितना है 9 और ये कितना है 4, एंड एक्स से एन 9 है, एन से बी 4 है, बी से सी 5 है, तो 5 + 4 9 + 9 कितना हो जाएगा 18 मीटर। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 9 + 4 + 5 18 मीटर। क्लियर है भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। PQRST एंड यू हैव बर्थडे इन डिफरेंट मंथ, नेमली जनवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है भाई। तो कितने लोग हैं 6 लोग हैं, 2 केस बना के चल लेते हैं। ठीक है, एक केस 1 एक केस 2। तो एक आपका जनवरी मंथ है, एक में आपके क्या दिए हुए इस तरीके से लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, एक पोजीशन आप यहाँ पे ले लो। ठीक है 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई। अब देखो कि जनवरी यहाँ पे हमने मंथ ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिए पर्सन। ठीक है, सेम यहाँ पे मंथ ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे पर्सन। क्लियर है। तो कौन कौन से मंथ है भाई, जनवरी है, जनवरी 31 का होता है, ये हमेशा लिखो कि कितने का है। अप्रैल है आपका, अप्रैल में 30 डेज होते हैं। फिर आपका मई है, मई में 31 डे होते हैं। फिर मई के बाद अक्टूबर है, अक्टूबर में 31 डे होते हैं। फिर नवंबर है, नवंबर में 30 डेज होते हैं भाई। ठीक है, और उसके बाद दिसंबर है आपका, दिसंबर में 31 डेज होते हैं। सेम दूसरे केस में ले लेंगे, 31 जनवरी में, 30 अप्रैल के अंदर। पूरा लिखना जरूरी नहीं है, हिंट डाल लो, पेपर में टाइम कम होता है हमारे पास, बट यहाँ समझाने के लिए मैंने अच्छे से लिख लिया ताकि आपको
समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो अब देखो क्या क्या कंडीशन है। क्यू हैव हिज बर्थडे इन द मंथ विच हैज 30 डेज। क्यू का बर्थडे उस मंथ में है जिसमें 30 डेज है, तो या तो क्यू का बर्थडे फिर अप्रैल में होगा या फिर क्यू का बर्थडे नवंबर में होगा, क्योंकि हमारे पास तो 2 ही है ऐसे मंथ जिनमें 30 डेज है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, देर इज ओनली वन बर्थडे बिटवीन एस बर्थडे एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में एक ही बर्थडे है, तो क्यू से पहले तो नहीं हो सकता, बाद ही होगा एस केस 1 के अंदर। केस 2 की बात करूं तो क्यू के बाद नहीं हो सकता, पहले होगा, तो एस यहां पे आ जाएगा। देर इज बर्थडे ऑफ 2 पर्सन बिटवीन पीज बर्थडे एंड एस बर्थडे। पी और एस के बीच में 2 के बर्थडे हैं भाई, तो एस के बाद नहीं हो सकता पी का, क्योंकि 2 ही पर्सन बचे हैं, तो पी का फिर जनवरी में होगा केस 1 के अंदर। केस 2 की बात करें तो एस के बाद ही होगा पी का बर्थडे, तो पी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, टीज बर्थडे इज नॉट इन जनवरी। जो टी का बर्थडे है वो जनवरी में नहीं है, तो केस 1 में तो ऑलरेडी पी है, टी यहां भी नहीं होगा केस 2 के अंदर। बट आफ्टर आर्स बर्थडे, ठीक है, टी का जो बर्थडे है वो जनवरी में नहीं है, बट आर के बर्थडे के बाद है। ठीक है भाई, टी का बर्थडे जो है वो आर के बाद है। ठीक है, ये चीज अभी ध्यान में रख लेंगे। यहां तो देखो, अगर टी यहां नहीं है तो टी का बर्थडे आर के बाद है, तो टी आपका यहां पे आ जाएगा, आर आपका यहां पे आ जाएगा। केस 2 में तो यही बनेगी। केस 1 में 2 डिफरेंट स्टोरी बन सकती है, बट अभी देख लेते हैं आगे। यूज बर्थडे इज इन द मंथ विच हैज 31 डेज आफ्टर टीज बर्थडे। यू का बर्थडे टी के बर्थडे के बाद है और उसमें जिसमें 31 डेज है भाई। अब अगर केस 2 की बात करूं तो यू का बर्थडे टी के बाद है, तो टी के बाद और 31 वाले में, तो यू का बर्थडे दिसंबर में ही हो सकता है, क्योंकि मई में तो हो नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले टी का होना चाहिए। समझ रहे हो। अब आर के बाद टी का बर्थडे है, तो आर आपका मई में होगा, तो टी आपका नवंबर में होगा। ठीक है, और अगर यहां पे देखें तो यू का बर्थडे आर के बाद है, सॉरी टी का, यू का बर्थडे टी के बाद है, बट टी के बाद किसी का बचा ही नहीं, तो पहले तो ये केस तो आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, पी इज बोर्न आफ्टर एस, तो पी यहां पे इज बोर्न आफ्टर एस, ये केस गड़बड़ हो गया भाई। पी इज बोर्न आफ्टर एस, यहां पे तो हमने एस और पी ले लिया, पीज बर्थडे एंड एस बर्थडे, तो कहां पे गड़बड़ होगी हमसे। देखो यहां पे फिर से अगर इस केस को एलिमिनेट ना करके बनाएं तो दोबारा से देख लेते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हमने, उसको फिर से बना लेते हैं। शायद एक केस और ना बनता हो, कहीं कहीं छोड़ तो नहीं दिया, दोबारा से चेक कर लेते हैं। क्यू हैव अ बर्थडे इन द मंथ विच हैज 30 डेज, तो क्यू का बर्थडे उसमें है जिसमें 30 डेज है, तो क्यू अगर नवंबर में है और क्यू अगर अप्रैल में है भाई, 2 ही केस बनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, देर इज ओनली वन बर्थडे बिटवीन एस बर्थडे एंड क्यू, तो एस और क्यू के बीच में एस आपका यहाँ आएगा और क्यू और एस आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, देर इज बर्थडे ऑफ 2 पर्सन बिटवीन पीज बर्थडे एंड एस बर्थडे, तो पी और एस के बीच में तो पी बाद में आएगा यहाँ पे, और पी यहाँ पे पहले आएगा भाई, क्योंकि बाद में नहीं आ सकता। ठीक है, टीज बर्थडे इज नॉट इन जनवरी, टीज बर्थडे इज नॉट इन जनवरी, तो टी का बर्थडे जनवरी में नहीं है, तो यहाँ तो टी का बर्थडे जनवरी में है ही नहीं। नेक्स्ट है भाई, बट आफ्टर आर्स बर्थडे, जो टी का बर्थडे है वो आर के बाद है भाई। ठीक है, तो टी का बर्थडे आर के बाद है, और क्या बोला जा रहा है, टीज बर्थडे इन जनवरी बट आफ्टर आर। यूज बर्थडे इज इन द मंथ विच हैज 31 डेज, तो यू का बर्थडे 31 वाले में होगा। ठीक है, और आफ्टर टीज बर्थडे, यू का टी के बाद, और पी इज बोर्न आफ्टर एस, तो पी इज बोर्न आफ्टर एस, इस केस में तो सही है। पी इज बोर्न आफ्टर एस, ये केस तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया ना, कि पी यहाँ पे आफ्टर एस है ही नहीं, समझ रहे हो, तो ये केस एलिमिनेट हो गया। अब इस केस में देखो भाई, अब टी यहां पे नहीं हो सकता, लेकिन टी का बर्थडे आर के बाद है, समझ रहे हो, और यू का बर्थडे टी के बाद है। ठीक है, तो टी का बर्थडे आर के बाद है, तो आर आपका यहां पे आ जाएगा फिर, और आर के बाद टी का बर्थडे होगा, और टी के बाद यू का बर्थडे होगा, और यू का 31 वाले डेज में, तो यही बनेगा, क्योंकि टी यहां नहीं आ सकता था, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी हमने शायद सोचने में। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन। द बर्थडे मंथ फॉर पी इज, पी का बर्थडे मंथ क्या होगा भाई, तो पी का बर्थडे मंथ क्या है, दिसंबर, तो यहां पे कोई भी नहीं दिया हुआ, दिसंबर दिया ही नहीं है ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप पी टी एस यू आर। पी कहां पे है भाई, पी है, ये टी है, ये एस है, ये यू है, और ये आर है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, तो ये टी बिलोंग नहीं करता, क्योंकि जनवरी में टी आर का बर्थडे है भाई। ठीक है, और एस का बर्थडे भी 31 वाले मंथ, जिस मंथ में 31 डेज है, आर भी उसी में है, एस भी, यू भी और पी भी, बट टी नहीं है उसके अंदर, तो टी इन सबसे डिफरेंट हो जाएगा।
ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है? द मंथ इन विच पी बॉर्न इज आफ्टर टी, द मंथ इन विच पी बॉर्न इज आफ्टर टी, ये तो बिल्कुल ट्रू है। द मंथ इन विच क्यू बॉर्न इज बिफोर यू, क्यू जो है वो बिफोर यू है, क्यू इज बिफोर यू नहीं है भाई, क्यू इज आफ्टर यू है, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बाकी चेक कर लो, द मंथ इन विच टी बॉर्न इज बिफोर क्यू, तो टी बॉर्न इज बिफोर क्यू बिल्कुल सही है। और द मंथ इन विच यू बॉर्न इज अक्टूबर, तो यू अक्टूबर में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ पी इज रिलेटेड टू नवंबर, पी इज रिलेटेड टू नवंबर, तो पी और नवंबर, पी इज रिलेटेड टू नवंबर, पी से, पी का बर्थडे दिसंबर में है तो उससे पहले नवंबर है। टी इज रिलेटेड टू जनवरी, टी इज रिलेटेड टू जनवरी, टी और टी का अप्रैल उससे पहले वाला जनवरी। तो हाउ डज पर्सन यू बिलोंग टू, ठीक है, यू बिलोंग टू, ठीक है भाई, तो यू किससे बिलोंग करेगा? यू मई से बिलोंग करेगा भाई, ठीक है, मई से, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर बिटवीन द बर्थडे मंथ ऑफ एस एंड पी, एस और पी के बर्थडे मंथ में देखो भाई, ये एस है ये पी है, तो कितने हैं? 2 है भाई, ठीक है। तो अच्छा ये देखो ना, एस और पी में कितने मंथ हैं, तो एस का बर्थडे मई में है भाई और पी का बर्थडे दिसंबर में है, ठीक है। तो मई और दिसंबर के बीच में कौन होगा? जून होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो देयर आर 6 मंथ्स, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को? चलिए, तो ये आपका पार्ट 1 था जो आरबीआई असिस्टेंट 2017 में आपका पेपर हुआ प्रीलिम्स में रीजनिंग सेक्शन का। पार्ट 2 भी हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी आपकी क्वेरी है आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमें, या hello@edutap.co.in पे आप अपनी क्वेरी जो भी आप हमसे जानना चाहते हैं आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग वो ज़रूर मेल करिएगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।